जय हिंद साथियों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये आपको एमसीक्यू दिख रहा होगा और ये कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थियरी पढ़ने में ज़्यादा चीज़ें दिमाग में बैठ नहीं रही हैं, तो उसको अगर एमसीक्यू फॉर्म में ही अगर पूरे उसको लाया जाए, मतलब पूरे टॉपिक को एमसीक्यू फॉर्म में ही रखा जाए तो ज़्यादा तेज़ी से दिमाग में बैठता है और ये साइंटिफिक तरीका भी है, मुझे भी सही लगा। तो चीज़ें वही हैं, कुछ भी बदला नहीं है, बस टॉपिक जैसे ये टॉपिक है ना, टॉपिक टू टॉपिक हम लोग चल रहे थे, तो हम लोग टॉपिक टू टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे। आई रिपीट इट, टॉपिक टू टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे। हम लोग 60 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, जिससे कि नए क्वेश्चन बन रहे हैं, न्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिससे कि क्या बन रहे हैं, न्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक ना, न्यू क्वेश्चंस बन रहे हैं। उन्हीं 60 टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे लगभग रोज 40 से 50 प्रश्न कवर करेंगे उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। जैसे पिछले बार 2023 में ये प्रश्न आया था कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था। पीएस 2023 प्री में ये क्वेश्चन आया था। तो अब जिसको याद होगा वो लगा लिया होगा। अब इसमें क्या उत्तर है, शक, हिंद यूनानी, कुषाण या पल्लव। तो अब ये आप देखेंगे कि ये पूरा जो चैप्टर है ये उन्हीं पर डेडिकेटेड है। जैसे राजाओं की पहचान, ये हिंद यूनानियों ने भारत में किस कला को बढ़ावा दिया था, मथुरा कला, अमरावती कला, गंधार कला या अजंता कला। तो ये उसी चैप्टर उसी टॉपिक से ही रिलेटेड 50 50 60 प्रश्न है ये। तो मुझे भी लगा हाँ ये दिमाग में आपके क्या होगा, तेजी से बैठेगा ये। ठीक, तो आइए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और बताइएगा आप लोग जो है कि इसके पीछे बहुत मेहनत की गई है। क्योंकि पहले तो क्या करना था हम लोगों को, टॉपिक सीधे निकाल करके या फिर उसको फॉर्मेटिंग करके और हम लोग को पढ़ा देना था, लेकिन उसमें पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू कह रहा है, एमसीक्यू बनाने में काफ़ी समस्या हो रही है। लेकिन चूंकि आप लोग के भले की बात है तो इसलिए किया जाएगा इसको। ठीक, अब जैसे देखिए ये प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या था। तो अब मैं एक तो सीधे मेरे पास विकल्प था, मैं पढ़ा देता पॉइंट लेकर के कि पहले हिंद यूनानी है, शक है, पल्लव है, कुषाण है। दिमाग में बैठता नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग के पास विकल्प रहेगा और आंसर को जो है हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो पढ़ना है हम लोगों को, बट दिमाग पे थोड़ा इससे जोर पड़ेगा कि हाँ इसका उत्तर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये और धीरे धीरे क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ठीक, तो चलिए ये वाला हो गया पहला प्रश्न, लेकिन इसी टॉपिक से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक, एक ही टॉपिक से रिलेटेड। जैसे अब ये प्रश्न नंबर 2, सेल्यूकस के उत्तराधिकारी कौन थे जिन्होंने उसके साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। यानी कि कुल मिलाकर के सेल्यूकस के बाद कौन आया, सेल्यूकस के उत्तराधिकारी कौन थे। क्रम लगाने के लिए आ जाए तो फिर आपका उत्तर क्या होगा, एंटियोकस प्रथम, द्वितीय डिमेट्रियस या फिर मिनांडर। कौन है बताइए। ये है एंटियोकस प्रथम। कौन है, एंटियोकस प्रथम। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। तो सेल्यूकस के उत्तराधिकारी कौन है, एंटियोकस प्रथम। हम पढ़ेंगे वही चीज उसी तरह से, बस एमसीक्यू फॉर्मेट में उसको पढ़ेंगे तो वो चीजें ज्यादा दिमाग में बैठेंगी। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोग को ये तरीका कैसा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा तो फिर से पहले वाले फॉर्मेट पे ही कर दिया जाएगा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में, एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में साम्राज्य विस्तार हुआ। एंटियोकस द्वितीय के कार्य शासनकाल में साम्राज्य विस्तार में, शासनकाल में क्या हुआ, साम्राज्य का विस्तार किया गया, यूनानी भारत आए, विद्रोह के कारण प्रांत स्वतंत्र हो गए या बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। क्या, विरोध के कारण जो है वो कई सारे प्रांत स्वतंत्र हो गए थे। किसके काल में, एंटियोकस द्वितीय के शासन काल में। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, मिनांडर ने, डियोडोटस प्रथम ने, डिमेट्रियस ने या अंटिआल्किड्स ने। तो किसने किया था, डियोडोट्स प्रथम ने किया था। किसने किया था, डियोडोट्स प्रथम ने। बैक्ट्रिया पर शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या था, बैक्ट्रिया पर शासन करने वाले शासकों का सही क्रम क्या था। तो सबसे पहले कौन आया था, डियोडोट्स वन,
फिर उसके बाद डियोडोट्स 2, फिर उसके बाद डिमेट्रियस और फिर उसके बाद मिनांडर। यानी सबसे पहले डियोडोट्स आए थे, फिर उसके बाद मिनांडर। तो इस विकल्प को याद रखने का, देखिए अब जब एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो आपके पास एक और अच्छा कि सबसे पहले कौन आया, डियोडोटस प्रथम आया। अगर ये याद कर ले हम, डियोडोटस प्रथम आया और सबसे लास्ट में मिनांडर, तो अगर प्रश्न आएगा तो हमारा प्रश्न क्या होगा, हल हो जाएगा। तो सबसे पहले डियोडोटस प्रथम, फिर उसके बाद मिनांडर, इन दोनों को आप याद रखें। और जो डिमेट्रियस था वो मिनांडर के पहले आया था, बस इतना ध्यान। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला हिंद यूनानी शासक कौन था? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला हिंद यूनानी शासक कौन था? मिनांडर, यूक्रेटाइड्स, डिमेट्रियस या फिर एंटी आल्किड्स? तो कौन था? डिमेट्रियस था। कौन था? डायमेट्रियस था। तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला हिंद यूनानी शासक कौन था? डायमेट्रियस था। ये सबसे पहला हिंद यूनानी शासक का नाम डी से स्टार्ट होता है, ये आप लोग ध्यान रखिए। सबसे पहले आक्रमण करने वाले हिंद यूनानी शासक कौन है? डेमेट्रियस। ठीक। और डायमेट्रियस इसमें क्या है, नंबर 3 पर है, यानी कि सबसे अंतिम मिनांडर और मिनांडर के पहले ही है। डायमेट्रियस ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? डायमेट्रियस ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? 200 ईसा पूर्व, 190। अब मान ली यही प्रश्न आ जाए, तो यही प्रश्न आ जाए परीक्षा में, तो 190 ईसा पूर्व किया था। किस ईसा पूर्व? 190 ईसा पूर्व जो है वो किया। डायमेट्रियस ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? डायमेट्रियस की राजधानी क्या थी? डायमेट्रियस की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र थी, शाकल थी या फिर उज्जैन थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, शाकल या फिर उज्जैन, क्या थी? तो शाकल थी। डेमेट्रियस ने राजधानी किसको बनाया था? शाकल को राजधानी बनाया था अपना, यालकोट को। हिंद यूनानी शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? सबसे मतलब फेमस शासक कौन था हिंद यूनानी शासकों में? डिमेट्रियस, मिनांडर, यूक्रेटाइड्स या फिर हर्मिक्स? तो कौन था सबसे फेमस? मिनांडर था। कौन था सबसे फेमस? मिनांडर। अभी आगे, अभी थोड़े क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन थोड़े आसान है आगे, एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी हैं, मैच द फॉलोइंग भी, ठीक ना। अभी ये प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा तो एग्जाम में, अभी ये टॉपिक 2023 में आने का मतलब क्या है, यानी ये टॉपिक यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। पिछले साल यहाँ से प्रश्न आ चुका है, तो अब आगे भी आने की संभावना है। आप पूछते सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए, इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से पढ़े? अब पढ़ा तो रहा हूँ, वो भी सबसे शानदार तरीके से। मिनांडर का शासनकाल किस अवधि में था? मिनांडर का शासनकाल किस अवधि में था? 200 से 180, 165 से 145, 150 से 120, 100 से 80। तो 100 कितना था? 165 से 145 ईसा पूर्व, ये याद रखें। मिनांडर, मिनांडर में आएगा तो 5 आप लोग ध्यान रखिएगा कि लास्ट में 5 है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। 165 से 145 ईसा पूर्व। मिनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी? नागसेन, अश्वघोष, उपगुप्त या धम्मपाल? मिनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी? ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में। मिनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु से, ये भी 2023 में ही आया है, 2023 में प्रश्न आया है इस टॉपिक से। मिनांडर ने किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी? नागसेन से। किससे? नागसेन से। मिनांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तर किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? मिनांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तर जो हैं वो किस ग्रंथ में संग्रहित हैं, बताइए। ये भी प्रश्न आ चुका है अभी हाल ही में 2022-23 में आया हुआ ये प्रश्न, किस ग्रंथ में सम्मिलित हैं, बताइए। मिलिंद पन्हों में। अब जो पीवाईक्यू पढ़े होंगे, जो पीवाईक्यू पढ़े होंगे, है ना, उनको तो मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा उनको तो, कि अरे वाह ये तो मतलब एकदम अमृत जैसी चीज मिल गई, एकदम जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है उसी टॉपिक पे एमसीक्यू, उसी टॉपिक पे 50-25 एमसीक्यू मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं ढूंढता था लेकिन मुझे नहीं मिलता था। अब जो पीवाईक्यू सॉल्व किए हुए हैं उनको ही समझ में आ रहा होगा कि ये अमृत है, नहीं तो बाकी के लिए ये धूल समान है, ठीक।
बाकी के लिए यही है कि जैसे हर जगह चल रहा है क्वेश्चन एमसीक्यू, यहाँ भी चल रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे काफ़ी मेहनत की गई है। जो लोग पढ़ने वाले हैं या फिर जो लोग काम धाम करते होंगे कोचिंग सेंटर्स में या फिर, तो उनको फिर समझ में आएगा कि ये कितना मज़ेदार चीज़ है। इसके पीछे काफ़ी मेहनत की गई है। यानी कि पहले टॉपिक ढूंढिए, टॉपिक बुक में कहाँ दिया हुआ है वो ढूंढिए, उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा जो है वो डिटेल कहाँ पे दिया हुआ वो ढूंढिए, फिर उससे एमसीक्यू बनवाइए। ठीक ना? फिर तब जो है उसको डिस्कस किए। मिनांडर और नागसेन के प्रश्नोत्तर किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? मिलिंद पन्नों में। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? अरे थर्ड क्लास क्वेश्चन जो है दे करके टेस्ट में, और मतलब ठीक ठाक पैसे ले लिए जा रहे हैं। यहाँ तो टॉपिक टू टॉपिक, वो भी लेटेस्ट ट्रेंड पे, जहाँ से 2023-24 में जहाँ से प्रश्न आए हुए हैं वो टॉपिक्स हैं। अगर ये प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप फेल होने की एकदम कगार पे समझिए। डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई है। ठीक। मतलब आप समझिए कि आपसे प्रश्न पूछा गया ज्योग्राफी में कि अभी इसमें आरओ में कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मान सागर को जोड़ने वाली जल संधि, ऐसे कुछ था जिसका उत्तर था बॉस जल संधि। अब आपको ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है कि मुझे जल संधि पढ़ लेना चाहिए, मुझे जल संधि सारा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एकदम हॉट टॉपिक है। अभी जल संधि से प्रश्न आया था, यानी कि ये यूपी पीसीएस के आयोग की निगाह में है जल संधि। तो अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप टीचर के पीछे पीछे घूम रहे हैं, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए मुझे, कहाँ से पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं? ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि ये वाली जल संधि पढ़नी। अब सर और कौन कौन सी जल संधि पढ़ूं? अब वो याद कैसे होगा सर जल संधि? तो यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में है, एक बार आप पढ़िए, तुरंत आपको जो है पीडीएफ मिल जाएगा। इसको पढ़ने के बाद दोबारा सॉल्व कीजिए, जो जो प्रश्न गलत हो जा रहा है उनको उनको उनके उनके नोट्स बना लीजिए, और फिर क्या, फिर मजे आ जाएंगे एकदम से। मतलब एग्जाम में अगर इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आया तो का खेल खत्म। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंदू, यूनानी, गुप्त, मौर्य, शक? हिंद यूनानियों ने जारी किए। अब देखिए ऐसे सीधे सीधे पढ़ लेते, सबसे पहले इन्होंने सिक्के जारी किए तो दिमाग में बैठता ही नहीं। सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानियों ने। सोने के सिक्के, सोना हिंद, हिंद यूनानियों, ऐसे याद कर लीजिए। सोना, सोना का हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, मतलब इससे जुड़ा हुआ है कुछ सोने का। ठीक ना? सबसे पहले सोने के सिक्के का। हिंदू यूनानी सिक्कों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ताम्र धातु प्रयोग, राजाओं की पहचान स्पष्ट, केवल धार्मिक चिन्ह, देवियों की मूर्तियां। इसमें क्या थी? इनके सिक्के अगर देखेंगे तो सिक्के देख करके किन राजाओं ने इसको जारी किया उसकी स्पष्ट पहचान हो जाएगी इन सिक्कों से। हिंदू यूनानियों ने भारत में किस कला को बढ़ावा दिया था? अभी हम लोग पढ़े थे, ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछ चुका है। जो लोग पीवाईक्यू नहीं लगाए होंगे उनके लिए धूल मिट्टी के समान है, जो लोग लगाए होंगे वो इसकी महत्ता को समझ रहे हैं। हिंदू यूनानियों भारत में किस कला को बढ़ावा दिया? गांधार शैली को। अब पेपर में इस तरह की पूछता है गांधार शैली को किसने बढ़ावा दिया था, तो हिंद यूनानियों ने। गांधार कला किसका उत्तम उदाहरण है? भारतीय आर्ट, फारसी आर्ट, रोमन आर्ट या हेलेनिस्टिक आर्ट? तो गांधार कला जो है हेलेनिस्टिक आर्ट का उदाहरण है। अब देखिएगा कि आप पहले पढ़ते थे तो आपके दिमाग में चीजें सेट होती थी क्या इस तरह से, और अब पढ़ रहे हैं तो क्या चीजें सेट हो रही हैं? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यूनानियों ने भारत में भारतीय नाट्य कला में योगदान दिया था संगीत, पर्दे का प्रचलन, अभिनय शैली और संवाद शैली। यूनानियों ने भारतीय नाट्य कला में किस चीज का योगदान दिया था? पर्दे का प्रचलन, अभिनय शैली, संवाद या संगीत? किसका दिया था? पर्दे का प्रचलन। पिक्चर उच्चर आप लोग देखने जाते हैं तो इसमें मान के चलिए कि यूनानियों का बहुत बड़ा इसमें एक हाथ है, सहयोग है, जो भी मान लीजिए आपका मन। यूनानियों द्वारा दिया गया पर्दा किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? यवनिका, रंगमंच, आच्छादन, नाट्य पर्दा? किस नाम से? यवनिका, यवनिका नाम से जो है वो प्रचलित हुआ। अब देखिए क्या, जब आप लोग थियरी पढ़ते थे तो दिमाग में इस तरह से चीजें सेट होती थी? नहीं होती थी ना, तो इसीलिए तो मेहनत किया गया है। अब वो नहीं पढ़ा तो हम का कैसे खेलें? ठीक बात। मत पढ़िए। दुर्भाग्य जब सर पे जब सवार हो जाता है तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। वो एकदम जैसे बोला जाता है ना, जैसे कोई चीज, दुर्भाग्य जब सवार होता है तो कान, और जो चीज जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वो कान में जा रही है आपके, और वो चीज दिमाग में जाके प्रोसेस होगी कि नहीं सही चीज है,
लेकिन जब दुर्भाग्य घेर लेगा तो वो बीच में ही दुर्भाग्य एकदम गेट की तरह आके ब्लॉक कर देता है एकदम से। ना ना ना, ये बात सुनना नहीं है, समझना नहीं है ना, ये गलत बता रहे हैं, हो सकता है मैं बर्बाद हो जाऊं। तो एकदम दुर्भाग्य एकदम लोहे के गेट की तरह, जैसे आप आप में और नौकरी निकालने में जो गेट बना हुआ है वो क्या है? परीक्षा। परीक्षा एक गेट की तरह काम करेगी, उसको ब्रेक करेंगे आप तो फिर नौकरी मिलेगी। तो ऐसे ही आपके कान से जो आवाज़ सुनाई दे रही है और दिमाग के बीच में एकदम दुर्भाग्य जो है वो गेट की तरह से खड़ा हो जाएगा जाकर के, और चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हिंदू यूनानी के बाद भारत पर किसने आक्रमण किया था? हिंदू यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। तो अभी अपने क्रम पढ़ा तो शकों ने किया। कई तरीके से क्वेश्चन आएगा। शकों की कितनी शाखाएं भारत में आई? 2, 3, 4, 5। शकों की कितनी शाखाएं भारत में आई? 5 शाखाएं। शकों की दूसरी शाखा की राजधानी क्या थी? शकों की जो दूसरी शाखा थी उसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला, पंजाब के तक्षशिला में। शकों की तीसरी शाखा कहाँ प्रभुत्व स्थापित किया था? तीसरी शाखा शकों की तीसरी शाखा पश्चिम भारत, मथुरा, अफगानिस्तान, ऊपरी दक्कन। तो तीसरी मथुरा, दूसरी द से है ना, तो द त ऐसे याद कर लीजिए। और फिर शम, जैसे मोहम्मद शमी। शकों की जो तीसरी शाखा, ऐसे हुआ तीसरी शाखा, म तम तम दत्त तम, ऐसे याद कर लीजिए। तीसरी मथुरा में, दूसरी तक्षशिला में। शकों के प्रथम राजा कौन थे? रुद्रदामन, मओ, अजेस, मिनांडर। कौन थे? मो। शकों के प्रथम राजा कौन थे? मो। शक किस क्षेत्र के मूल निवासी? भारत, चीन, मध्य एशिया, रोम। कहाँ के थे? मध्य एशिया से। शकों को भारत में पराजित कर बाहर खदेड़ने वाला राजा कौन था? शकों को भारत से पराजित करके बाहर खदेड़ने वाला राजा कौन था? कौन था बताइए? विक्रमादित्य, उज्जैन का राजा। अब आप लोग, कुछ लोग हैं, ये मत लिखने लगिएगा कि सर पीसीएस ऐसे प्रश्न कहाँ बनाता। अरे ये प्रश्न नहीं है, टेस्ट नहीं है, ये बेहतर तरीके से आपको चीजें याद हो पाए, आपके दिमाग में जाके छप पाए, उसके लिए किया गया है। ये मत सोचिए ये प्रश्न इस तरह से बन सकता है, जैसे इसमें कई सारे प्रश्न तो इसमें शामिल है, कई सारे प्रश्न जो है इसमें शामिल है, ठीक ना। अब जैसे देखिए, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 58 में, 58 ईसा पूर्व। ठीक, ये पूछ दिया आपसे सीधे सीधे। तो विक्रम संवत को 58 मारना है, तो विक्रम संवत जब आएगा तो मुझे लास्ट में 8 याद रखना है, तो कम से कम ये और ये विकल्प तो कट जाएगा। अब 78 आ गया, तो कैसे आपके पास एप्टीट्यूड एक डेवलप हो जाएगा कि मुझे चीजों को कैसे याद रखना है। मैं 50 याद रखूं प्लस 8, ऐसे करके याद कर लूं मैं। यानी कि ये 50 के आसपास है, 100 के आसपास नहीं है विक्रम संवत, ठीक ना, ये याद कर लीजिए। ठीक, 58। विक्रम संवत की शुरुआत किस घटना के उपलक्ष्य में हुई थी? विक्रम संवत, अशोक की विजय, चंद्रगुप्त की विजय, शकों की पराजय, यूनानियों का पराजय। तो मुझे क्या ध्यान रखना है इसमें? अब अशोक का विजय है या शकों का पराजय है, तो पहले तो ये याद रखना है कि जब किसी को पराजित किए होंगे, अब देखिए एप्टीट्यूड डेवलप हो रहा है, किसी को पराजित किए होंगे तब जो है शक संवत लाए होंगे, ठीक ना। किसी को पराजित किए होंगे तब वो जो है शक संवत लाए होंगे। तो कौन लाया था विक्रम संवत? बताइए आप लोग कमेंट करके, शकों को पराजित करके कौन लाया था विक्रम संवत? विक्रम उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि इतिहास में कितनी बार प्रयुक्त हुई है? विक्रमादित्य की उपाधि, अब यही प्रश्न दे दे वाली परीक्षा में, अब कई सर इस तरह के प्रश्न नहीं आते। अरे गधों, ये दो को मिला करके एक ही बना दिएगा, ठीक। जैसे आप लोग को लगता है ना कि ये तो बड़ा आसान तरीका है ये याद कराने का तरीका, अभी आगे भी प्रश्न आएगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक। विक्रम संवत की शुरुआत ऐसे दे देगा क्वेश्चन में कि विक्रम संवत की स्टेटमेंट 1, विक्रम संवत की शुरुआत जो है वो यूनानियों के पराजय के उपलक्ष्य में की गई थी। स्टेटमेंट नंबर 1, विक्रमादित्य की उपाधि इतिहास में कितनी बार? 14 बार जो है, 14 बार प्रयुक्त किया। ए सही है, बी सही है, दोनों सही है। बस इसी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे वो लोग, इसी इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे वो लोग, डबल डबल सेंटेंस में क्रिएट करके आपको दे देंगे। लगेगा अरे ये तो बड़ा कठिन बन गया, ये सही है कि ये सही है, इसको मारे कि इसको मारे, ठीक। तो आपको यहाँ कंटेंट याद करवाना है, याद करना आपका उद्देश्य है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि यही वाला प्रश्न छपेगा, हाँ यही वाला कंटेंट छप
छपेगा, यही वाला तथ्य छपेगा, लेकिन यही वाला प्रश्न नहीं छपेगा। अब कहेंगे मान लीजिए यही दोनों प्रश्न, तीनों प्रश्न मिला करके एक साथ आ गया, ये और ये तीनों प्रश्न, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि से प्रसिद्ध हुआ? गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय किस उपाधि से प्रसिद्ध हुआ? ठीक है, चंद्र यानी कि इसको इस तरह, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। तो ऐसे पूछ सकता है विक्रमादित्य की उपाधि किसे दी गई? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, ऐसे करके या फिर किसी का भी नाम, दो लोगों का नाम दे, देवगुप्त, समुद्रगुप्त, किसी को दे, तो ऐसे दे सकता है। तो हो सकता है पहला स्टेटमेंट इसको बना दे, चंद्रगुप्त की, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ठीक ना, विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। ठीक, और दूसरा आपसे पूछ दे या फिर ऐसे कि विक्रमादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त को दी गई, ये पहला सेंटेंस, और विक्रमादित्य की उपाधि इतिहास में 13 बार दी गई है। विकल्प ए सही है, दो सही है, दोनों गलत है, क्या सही है? तो इस तरह से दे देगा। तो यहाँ कंटेंट याद कीजिए आप, ये प्रश्न नहीं छपेगा एग्जाम में, हाँ ये कंटेंट, ये फैक्ट छपेंगे। शकों की किस शाखा ने लंबे समय तक शासन किया? शकों की किस शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? कौन सी शाखा ने? जैसे पूछा ना कि कौन सी डायनेस्टी ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, तुगलक डायनेस्टी, तो वो दिमाग में आया तो ये बना दिया इस तरह। शकों की किस शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? अफगानिस्तान शाखा, पंजाब शाखा, पश्चिम भारत शाखा, मथुरा शाखा। तो किस शाखा ने? पश्चिम भारतीय शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। तो आज के लिए इतना ही। बताइएगा आप लोग कि कैसा लगा आप लोगों को ये, मतलब ये जो है आप लोग को MCQ फॉर्मेट में क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।